नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 विषय हिंदी और आज का हमारा अभ्यास का टॉपिक है प्रयोजनमूलक हिंदी, जिनमें है आधुनिक मुद्रण तकनीकी। आप सभी जानते हैं ऐसे टॉपिक से हमें एक एक मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जब भी इस टॉपिक को समझ रहे हैं तो जो भी एक एक मार्क्स के प्रश्न हैं उन्हें आप अपनी पाठ्य पुस्तक में नोट करते जाएंगे। अब बात करते हैं इनके शीर्षक की। तो आधुनिक मुद्रण तकनीकी क्या है? तो सबसे पहले मुद्रण के बारे में जानते हैं। तो मुद्रण किसे कहते हैं? मुद्रण एक कला है जिनका अर्थ किसी न किसी छपाई से है, फिर चाहे जो कागज हो, कापड़ हो, प्लास्टिक हो, टाट, पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, कोई भी लेखन सामग्री, फार्म, डिब्बे, डिबिया, बड़े बड़े बक्से, पोस्टर्स, कांच की शीशियाँ, जिन पर चाहे कोई अक्षर हो या तो कोई चित्र हो, जिनको छापने की जो कला है उन्हें हम मुद्रण कला या तो मुद्रण कहते हैं। तो इस प्रकार मुद्रण का अर्थ किसी न किसी छपाई से है। प्रारंभिक युग में यह एक कला था या तो कला थी, लेकिन आधुनिक युग में हम देखें तो पूर्णतया यह तकनीकी आधारित हो गया है। मुद्रण कला पत्रकारिता के क्षेत्र में विकसित होती हुई तथा तकनीकी के क्षेत्र में परिवर्तित होती हुई आज हमें दिखाई देती है। किसी धातु या मिश्र धातु से ढाले हुए वर्णमाला के अक्षरों को टाइप कहते हैं और टाइप का समूह बनाकर और उस पर स्याही लगाकर छापने की कला को मुद्रण कला या तो टाइप कला कहते हैं। आपके सामने यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार कागज पर या तो कापड़ पर छपाई होती है। यहाँ आपके सामने एक चित्र है कि सबसे पहले प्रारंभ में ऐसे 3 के छोटे छोटे अक्षर या तो अक्षरों के वर्ण होते थे और उन पर स्याही लगाकर अक्षर या तो कोई चित्र छापने की क्रिया होती थी। तो इस प्रकार क्या थे, बड़े बड़े मशीनों से छपाई होती थी, परंतु आज हम देखते हैं तो यह कार्य कंप्यूटर आधारित और स्वचालित मशीनों से यह कार्य त्वरित और काफ़ी मात्रा में यह छपाई का कार्य हम होते हुए देखते हैं। तो एक बात और भी हम समझे, यदि इस टॉपिक को समझ रहे हैं तो वैदिक सिद्धांत के अनुसार परमेश्वर की इच्छा से ब्रह्मांड की रचना और जीवों की उत्पत्ति हुई और इसके बाद ध्वनि प्रकट हुए, ध्वनि से अक्षर, अक्षरों के समूह से शब्द का योग हुआ और शब्द के योग से वाक्य बनाए गए। इसके बाद पिता से पुत्र, गुरु से शिष्य तक विचारों, अनेक भावनाओं, मत और जानकारियों का आदान प्रदान होने लगा। ज्ञान के प्रसार का यह तरीका फिर भी असीमित तथा असंतोषजनक लगा, जिसके कारण मानव ने अपने पूर्वजों और गुरुजनों के श्रेष्ठ विचार, उनके मत व जानकारियों को लिपिबद्ध करने की उन्हें आवश्यकता महसूस हुई। इसके लिए लिपि का आविष्कार किया तथा पत्थरों व वृक्षों की छालों पर खोदकर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। आज हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वे सभी हमें हाथों से लिखे हुए न होकर छपे हुए होते हैं। जब मुद्रण यानी प्रिंटिंग का आविष्कार नहीं हुआ था तब सारी पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी और उनमें क्या होता था, काफ़ी श्रम तथा समय की ज़रूरत होती थी। तो इन श्रम तथा समय कम लगे, इसी कारण से ऐसी मुद्रण कला का आरंभ हुआ। और आज हम देखते हैं कि यह मुद्रण जो कला है या तो छपाई की प्रमुख कला होने के नाते टाइप कला या तो इस मुद्रण कला का आविष्कार मानव के सर्वोत्तम आविष्कारों में उल्लेखनीय माना जाता है। विद्वानों की विद्वता, बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता, कलाकारों की कला, सभी को टाइप कला ने अमर बना दिया है। मानवों वैज्ञानिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर करने वाली यही एक कला रही हुई है। तो आज हम समझेंगे कि यह मुद्रण कला जो है इनका क्या महत्व है, या तो उनका आरंभ कब हुआ, उनका विकास किस प्रकार हुआ और वर्तमान युग में हम देखते हैं तो इस मुद्रण कला ने अपना अद्वितीय स्थान बनाने में कितनी सफलता प्राप्त की हुई है। या तो वर्तमान युग में यह सभी कार्य टेक्नोलॉजी के रूप में या तो कंप्यूटर के आधारित यह कार्य कितना झड़प से और आसानी से हो सकता है, इनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो इस टॉपिक में कौन सी बात की गई है, तो हम देखेंगे कि प्रकाशन के क्षेत्र में मुद्रण तकनीकी का बहुत ही महत्व है और मुद्रित होने की वजह से आज हम देखते हैं कि अखबार एवं पत्र पत्रिकाएं सजे धजे रूप में हमें मिलते हैं। तो मुद्रण एक प्रक्रिया है और इनके कई विभिन्न अंग भी है। प्रस्तुत निबंध में हम देखें तो मुद्रण के आविष्कार से लेकर मुद्रण की आधुनिक तकनीकी पर ज्ञानवर्धन जानकारी देने का यहाँ प्रयत्न किया गया है। यानी जो यह मुद्रण कला है उनका आरंभ कब हुआ था,
उनका विकास कैसे हुआ, भारत में मुद्रण कला का आरंभ कब हुआ, हमारे जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें हम देखेंगे तो किस प्रकार उनका प्रयोग हुआ। वर्तमान युग में यह तकनीकी के आधारित यानी कंप्यूटर के आधारित किस प्रकार यह कार्य होता है, इनके बारे में जो भी जानकारी है यह छोटी सी माहिती आज हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि मुद्रण का स्वरूप यानी मुद्रित माध्यमों के विकास में मुद्रण कला का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस बात को सबसे पहले हमें समझना है कि जितने भी मुद्रित माध्यम है उनके विकास में मुद्रण कला का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मुद्रित होने की वजह से समाचार पत्र पत्रिकाएं सजे धजे रूप में मनमोहक छवि धारण करके अत्यधिक प्रसारित पाए जाते हैं। मुद्रण कला के विभिन्न अंगों का ज्ञान उन संपादकगण या तो प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति को होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मुद्रण के जितने भी अंग हैं उनके बारे में जानकारी होना उन संपादकगण या तो प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति को होना बहुत ही जरूरी है। आज के समय में हम देखते हैं तो इन मुद्रण कला ने बहुत ही अपना अग्रसर स्थान पाया है या तो काफ़ी सफलता प्राप्त की हुई है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि मुद्रण के आविष्कार का श्रेय चीन को प्राप्त है। यह हमारा एक एक मार्क्स का प्रश्न है। यहाँ से हमारे एक एक मार्क्स के प्रश्नों की शुरुआत होती है कि मुद्रण कला के आविष्कार का सबसे पहले श्रेय किसको मिला है। तो मुद्रण कला के आविष्कार का सबसे पहले श्रेय चीन को प्राप्त हुआ है और चीन में 650 ईस्वी सन में भगवान बुद्ध की मूर्ति छापने के लिए सर्वप्रथम इस मुद्रण कला का उपयोग किया गया था। कब हुआ था? भगवान बुद्ध की मूर्ति छापने के लिए सर्वप्रथम मुद्रण कला का प्रयोग किया गया था। एक एक मार्क्स के 2 प्रश्न हमें यहाँ से मिलते हैं। चीन में सहस्त्रबुद्ध गुफाओं में हिरक-सूत्रक नामक पुस्तक मिलती है। इसे ही संसार की सर्वप्रथम मुद्रित पुस्तक माना जाता है। यह भी हमारे एक एक मार्क्स के प्रश्न है कि सहस्त्रबुद्ध गुफाओं में हमें हिरक-सूत्रक नामक एक पुस्तक मिलती है। कहाँ मिलती है यह पुस्तक? चीन में से मिली हुई है और इसे ही संसार की सर्वप्रथम मुद्रित पुस्तक माना जाता है। इसमें क्या है तो 2.5 फुट लंबे और 1 फुट चौड़े 6 पुस्तकें जो सारे के सारे 16 फुट लंबे कागज पर चिपकाए हुए हैं। यहाँ हम देखें तो सबसे पहले कागज की शुरुआत जो है वह चीन में हुई है और वहीं से हमें देखें तो हिरक-सूत्रक नामक पुस्तक मिलती है जो संसार की सर्वप्रथम पुस्तक मानी जाती है। और सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति छापने के लिए वहाँ पर इस मुद्रण कला का आरंभ किया गया था। तभी से हम कह सकते हैं कि चीन में ही सबसे पहले मुद्रण कला का आरंभ माना जाता है। और आगे हम देखें तो चीनी मिट्टी से पकाए हुए अलग अलग हो सकने वाले टाइप चीन के पी शेंग नामक व्यक्ति ने 1041 में बनाए थे। यहाँ हम देख सकते हैं कि चीनी मिट्टी से पकाए गए अलग अलग टाइप बनाने का श्रेय सबसे पहले किन को मिलता है तो चीन के पी शेंग नामक व्यक्ति को मिलता है। उन्होंने ही ऐसे अलग अलग हो सकने वाले टाइप बनाने का आरंभ किया था। ये टाइप कैसे थे तो आग में पकाए जाते थे तथा इनसे छपाई भी बढ़िया नहीं हो पाती थी, क्योंकि मिट्टी के टाइप होने की वजह से उन पर स्याही लगने से यह मिट्टी गीली हो जाती थी और टाइप अच्छा काम नहीं कर पाते थे। इसलिए फिर उन्होंने बाद में क्या किया, टीन के टाइप भी बनाए। 1314 ईस्वी सन में वांग चांग ने लकड़ी के टाइप बनाए। चीनी भाषा में लकड़ी के टाइप बनाना आसान था, अतः ऐसे टाइप खूब भी चले। तो यहाँ हम एक एक मार्क्स के प्रश्न मिलते हैं कि सबसे पहले चीनी मिट्टी से पकाए हुए अलग अलग टाइप किसने बनाए तो पी शेंग नामक व्यक्ति ने बनाए। फिर उन्होंने टीन के टाइप बनाए। वांग चांग ने लकड़ी के टाइप बनाए और चीनी भाषा में ऐसे लकड़ी के टाइप बहुत ही चले। आगे हम देखें तो ऐसे टाइप चीन की टुंग हुंग गुफाएं जो है हुआंग गुफाओं में मिलते हैं। इनकी लिपि उइगुर थी और जो मध्य एशिया में प्रचलित थी। ये टाइप सभी कैसे थे, शब्दों के थे, वर्ण के नहीं थे, तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो वर्णों के टाइप बनाने का श्रेय चीन को न मिलकर किसको मिलता है, जर्मनी के गुटेनबर्ग को मिलता है। आगे हम देखें तो चीन से यह मुद्रण कला जापान एवं कोरिया गई। कोरिया के सम्राट ने धातु के टाइपों का एक बाउंड्री बनवाई थी और बौद्ध भिक्षुओं के प्रयासों से वर्णमाला वाली लिपि का प्रयोग आरंभ हुआ। इसके लिए टाइप भी बनाए और पुस्तकें भी छपी। फिर टाइप कला यूरोप में पहुंची और वहाँ उसका स्वतंत्र रूप से विकास हुआ। यहाँ हम देख सकते हैं कि सबसे पहले मुद्रण कला का आरंभ चीन में हुआ था, फिर जापान और कोरिया यह कला गई और वहीं से
यूरोप में पहुंची और यूरोप में इस मुद्रण कला को स्वतंत्र रूप से उनका विकास होता हुआ हमें दिखाई देता है। आगे हम देखें तो जो टाइपों का आविष्कार है वह कब हुआ, तो प्रत्येक वर्ण के अलग अलग टाइप का आविष्कार करने का श्रेय सबसे पहले जर्मनी के स्टार्स वर्ग निवासी जॉन गुटेनबर्ग को ही है। यहाँ एक मार्क्स का हमारा प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ण के अलग अलग टाइप का आविष्कार करने का श्रेय जर्मनी के स्टार्स वर्ग निवासी जॉन गुटेनबर्ग को मिला है। गुटेनबर्ग सुनार का बेटा था तथा उसने बाइबिल छापने के उद्देश्य से टाइपों का निर्माण किया था। अलग अलग टाइप का आविष्कार करने का निर्माण जर्मनी के स्टार्स वर्ग निवासी जॉन गुटेनबर्ग को मिला है और उन्होंने किस उद्देश्य से ऐसे टाइप का निर्माण किया था, तो उनकी धार्मिक पुस्तक बाइबिल छापने के उद्देश्य से उन्होंने ऐसे टाइप का निर्माण किया था। ये भी हमारा एक मार्क्स का प्रश्न है। 42 लाइनों वाली बाइबिल 1456 में छपी थी और गुटेनबर्ग के प्रेस में तथा संपूर्ण यूरोप में यह मुद्रित रूप में पहली पुस्तक मानी जाती है। हमें एक मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है कि संपूर्ण यूरोप में मुद्रित रूप में पहली पुस्तक कौन सी है, तो बाइबिल है। किसने छापी थी? जॉन गुटेनबर्ग ने छापी थी। किस उद्देश्य से? धार्मिक पुस्तक यानी बाइबिल छापने के उद्देश्य से उन्होंने इस पुस्तक छापी थी। बाइबिल का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने यह पुस्तक छापी थी। 1440 तथा 1450 के बीच में मेज ने परिवर्तनीय टाइपों से छपाई करने का आविष्कार किया। हालांकि इसका मूल रूप से श्रेय किसको मिला है? गुटेनबर्ग को ही मिला है। टाइपों के निर्माताओं में अन्य नाम भी मिलते हैं, यानी कई ऐसे लोग थे जिन्होंने ऐसे टाइप का निर्माण करने में अपना सहयोग दिया था, जिनमें हार्लेम के कास्टर, ब्रुगरेज के जोनिज वाइटो तथा फस्टर के पाम किलो कास्टेल आदि के नाम उनमें आते हैं। आगे हम देखें तो यूरोप में मुद्रण कला का प्रसार कब हुआ, तो 15वीं शताब्दी के अनुसार ही हमें दिखाई देता है। तो 15वीं शताब्दी में निम्नानुसार रूप में वह मुद्रण कला का विकास हुआ। इटली, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, डेनमार्क, पुर्तगाल तथा रूस कई दिशाओं में हमें इस मुद्रण कला का विकास होता हुआ दिखाई दिया। तो एक बात हम देखें कि मुद्रण के इतिहास की पड़ताल से स्पष्ट होता है कि छापखाना का विकास धार्मिक क्रांति के दौर में सबसे पहले होता हुआ दिखाई दिया। यह सुविधा मिलन के बाद धार्मिक ग्रंथ बड़े ही आसानी से जनमानस तक पहुंचाने लगे और इन धार्मिक ग्रंथों जो थे उनका विभिन्न देशों की भाषाओं में अनुवाद करके प्रकाशित होने लगे और मनुष्य तक पहुंचने लगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं सबसे पहले छापखाना का आरंभ धार्मिक पुस्तकों से होता हुआ दिखाई देता है और फिर बाद में विभिन्न क्षेत्रों में इस छापखाने का तथा मुद्रण कला का विकास हुआ। आगे हम देखें तो भारत में मुद्रण कला का आरंभ कब हुआ, हमें यहीं से एक मार्क्स के प्रश्न मिलते हैं उनके लिए। तो भारत में मुद्रण कला का सबसे पहले आरंभ 16वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने किया था। किसने किया था और कब हुआ था, एक मार्क्स का हमारा प्रश्न है। तो भारत में मुद्रण कला का आरंभ 16वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने किया था। ईसाई धर्म की प्रचारात्मक पुस्तक छापने के लिए उन्होंने अपने देशों से टाइप एवं प्रेस मंगवाए। क्यों उन्होंने यह सबसे पहले कार्य किया, तो ईसाई धर्म की प्रचारात्मक पुस्तकें छापने के उद्देश्य से उन्होंने अपने देशों से टाइप एवं प्रेस मंगवाए और कागज़ भी वे वहीं से मंगवाते थे। और 16वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में मुद्रण कला का आरंभ किया। भारत में पहला प्रेस कब छपा, अब उनकी बात देखें तो एक मार्क्स का यहीं से हमें प्रश्न मिलता है कि भारत में पहला प्रेस 6 सितंबर 1556 को संयोगवश ही आ गया था। यहाँ हम देखें संयोगवश, तो इनसे कौन सी कथा जुड़ी है, तो यह प्रेस हम देखें तो पुर्तगाल से अबिसिनिया के लिए भेजा गया था। यह प्रेस कैसा था, कब पुर्तगाल से अबिसिनिया के लिए भेजा गया था। पुर्तगाल हम देखें तो यूरोप खंड में हमें उनका स्थान दिखाई देता है और अबिसिनिया उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक छोटा सा राज्य है। तो यह प्रेस पुर्तगाल से अबिसिनिया के लिए भेजा गया था और उन दिनों क्या था, स्वेज नहर नहीं बनी थी तथा अबिसिनिया के लिए समुद्र मार्ग से भारत के समुद्र तट से पास होकर जाना होता था। पेट्रियार्क प्रेस के साथ थे तथा वे मार्ग में गोवा रुके। जनवरी 1557 में जब वे अबिसिनिया जाने की तैयारी कर रहे थे तभी राजनीतिक कारणों से गोवा के गवर्नर ने उन्हें वहां रोक लिया और इसी प्रकार यह प्रेस गोवा में ही रह गया। यहीं से डॉक्ट्रिना
क्रिस टाओ पुस्तक 1557 में छपी हुई हमें पहली पुस्तक प्राप्त होती है। दूसरा प्रेस बम्बई में 1974-75 में स्थापित किया गया। भारत में तीसरा प्रेस डेनिश मिशनरी वर्थालेम्बो जिगेनवल्ग ने प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए 1712 में ट्राकुबर में स्थापित किया था। इसी प्रकार श्री रामपुर में भी ईसाई मिशनरियों ने मुद्रण की व्यवस्था की। बम्बई में मुद्रण की व्यापक व्यवसाय अमेरिकी ईसाई मिशनरियों ने 1816 में की और बंगाल में मुद्रण का विकास राजनीतिक कारणों से हुआ। अंग्रेजी शासकों ने भारतीयों की भाषा सीखने के लिए बंगला भाषा का सबसे पहले व्याकरण छापा था, जो हुंगली यानी कलकत्ता में छपवाया था। यहाँ हमने देखा पूरा पैराग्राफ में कि भारत में पहला प्रेस 6 सितंबर 1556 को आया। इसके बारे में कहा जाता है कि यह प्रेस पुर्तगाल से अबिसिनिया यानी वर्तमान इथोपिया के लिए भेजा गया था, किंतु उन दिनों स्वेज नहर नहीं बनी थी, इसलिए भारत होकर ही अबिसिनिया न जाकर गोवा में ही यह रुक गया था। और सन 1557 में यही डॉक्ट्रिना क्रियास्तो नामक पुस्तक सबसे पहले मिलती है और भारत में मुद्रण कला का व्यापक विस्तार बंगाल में हुआ। और हम देखें तो हुंगली में बंगला भाषा का व्याकरण छापने के लिए सबसे पहले उनका आरंभ हुआ था। अब हम आगे देखते हैं कि भारतीय भाषाओं में मुद्रण का आरंभ कैसे हुआ। भारत में मुद्रण कला का आरंभ कैसे हुआ, तो अब हम देखते हैं उनकी भारतीय भाषाओं में मुद्रण का आरंभ कब हुआ। भारतीय भाषाओं में मुद्रण हेतु सर्वप्रथम टाइप तमिल में बनाए गए थे। ये हमारा 1 मार्क्स का प्रश्न है, हमें उनको क्या करना है, याद रखना है। तो यहाँ हम देखते हैं आगे, त्रिचूर के पास जोनेस गोन्साल्वेज नामक स्पेनवासी व्यक्ति ने 1577 में मलबारी टाइप तैयार किए, जो आरंभ में तमिल में पुस्तक छापने के काम में आते थे। यहीं से हमें पता चलता है कि तमिल भाषा में सबसे पहले यह टाइप हमें मिलते हैं। आगे हम देखते हैं देवनागरी लिपि में। तो देवनागरी लिपि क्या है? देवनागरी एक लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कई विदेशी भाषाएं लिखी जाती है। और इसकी पहचान कैसे होती है, तो एक क्षैतिज रेखा से, जिसे सिरो रेखा कहते हैं। संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, कश्मीरी, नेपाली, गढ़वाली, भोजपुरी, राजस्थानी आदि भाषाएं और स्थानीय बोलियां भी देवनागरी में लिखी जाती है। देवनागरी विश्व में सर्वाधिक प्रयुक्त लिपियों में से एक मानी जाती है। तो यहाँ हम देखें कि नागरी के टाइप सबसे पहले यूरोप में बने थे। चाइना इलस्ट्रेटा 1766 में प्रकाशित पहली पुस्तक है जो नागरी लिपि में छपी हुई है। 1771 में रोम में प्रकाशित अल्फाबेटम ब्राह्मणिकम सियु इंडोस्तानम उपवर्षितातिस काशी नामक पुस्तक खड़ी बोली की परिवर्तनीय नागरी टाइपों में प्रकाशित प्रथम व्याकरणीय या वर्णमाला पुस्तक जो हमें मिलती है। भारतीय मुद्रण कला का स्थायी आरंभ कोलकाता में बाद में हमें होता हुआ दिखाई देता है, जो हमें 1 मार्क्स के प्रश्न में भी पूछा जाता है। बंगला और नागरी टाइप के जनक यानी पिता किसे माना जाता है? चार्ल्स विलिंग्स और पंचानन कर्मकार को माना जाता है। हमें 1 मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाए तो बंगला और नागरी टाइप के जनक चार्ल्स विलिंग्स और पंचानन कर्मकार है, जिन्होंने मुद्रण कला को एक नई दिशा दी हुई है। यही 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमें मुद्रण कला में एक नई दिशा देने का उन्होंने प्रयत्न किया था। कौन थे वे? चार्ल्स विलिंग्स और पंचानन कर्मकार। विलिंग्स ने बंगला का पहला व्याकरण 1778 में छापा। उन्होंने संस्कृत व्याकरण छापा, लेकिन संस्कृत में देवनागरी लिपि के टाइपों का प्रयोग 1800 में ही किया गया है। आगे हम देखें तो यहाँ हमने देखा कि देवनागरी यानी नागरी के टाइप सबसे पहले यूरोप में बने। चाइना इलस्ट्रेटा 1766 में प्रकाशित पहली पुस्तक है जो नागरी लिपि में छपी हुई है। और नागरी टाइपों में प्रकाशित व्याकरणीय या वर्णमाला पुस्तक 1771 में रोम में छपी थी। चार्ल्स विलिंग्स ने संस्कृत व्याकरण छापने के लिए 1800 में देवनागरी लिपि के टाइपों का प्रयोग किया और बाद में उन्होंने इस्पात के देवनागरी टाइप भी बनाए थे। आगे हम देखें तो चार्ल्स विलिंग्स ने 1795 में इस्पात से देवनागरी के टाइप बनाए, उनसे मैट्रिक्स बनाए और फिर सांचे भी बनाए, यानी टाइप के जो भी मशीन थे वे उन्होंने बनाए। उन सांचों से टाइपों का एक फ़ॉन्ट अपने हाथों से डाला
इस टाइप को प्रयोग करके 16 पृष्ठों के प्रूफ भी तैयार किए, लेकिन आग लग जाने के कारण सारे टाइप बेकार हो गए। फोर्ट विलियम्स कॉलेज बनने पर उसने पुनः अपने काम को गति दी। इस प्रकार चार्ल्स विलियम्स ने देवनागरी के टाइप तो 1795 में ही तैयार कर लिए थे, किंतु उनका उपयोग करके संस्कृत व्याकरण 1808 में लंदन में छापा, और इससे पूर्व विलियम्स कैरी ने मराठी का व्याकरण 1805 में तथा संस्कृत व्याकरण 1806 में देवनागरी टाइपों का प्रयोग करके प्रकाशित किए थे। गिलक्रिस्ट की लिखी एक पुस्तक हिंदुस्तानी भाषा का व्याकरण, जो हमें 1796 में कोलकाता के कॉनिकल प्रेस से छपी हुई मिलती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि चार्ल्स विलियम्स ने सबसे पहले अपने हाथों से अलग अलग फ़ॉन्ट में डालते हुए हमें कई ऐसी टाइप कला का आरंभ करते हुए उन्होंने हमें बताया है, और एक पुस्तक उन्होंने छापी थी जो आग लगने की वजह से नष्ट हो चुकी थी। आगे हम देखते हैं कि पंचानन कर्मकार और विलियम्स कैरी के प्रयास और प्रेरणा से श्री रामपुर मिशन में आ गया तथा उसके बाद नागरी टाइप निर्माण के कार्य को एक नई गति मिली। आगे चलकर पंचानन कर्मकार के भतीजे मनोहर ने भी इस कला में अपनी दक्षता यानी अपनी निपुणता को हासिल की। वह प्रत्येक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लिपियों के टाइप बनाने लगे थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रत्येक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लिपियों के टाइप बनाने का श्रेय हम देखें तो पंचानन कर्मकार के भतीजे को मिलता है। उसके द्वारा बनाए गए भारतीय भाषाओं के टाइप 40 वर्षों से भी अधिक समय तक बाजार में छाए रहे, और आगे मुद्रण कला को क्रमशः विकसित होती हुई हमें दिखाई देती है। एक नई गति होती हुई हमें गति मिली हुई हमें दिखाई देती है। मुद्रण एक प्रक्रिया है जिसमें कंपोजिंग, प्रूफ संशोधन, पेज मेकअप आदि सब कुछ आ जाते हैं। यहाँ हम देखिए प्रूफ संशोधन तो यह क्या है, या तो प्रूफ कंपोजिंग क्या है, कंपोजिंग यानी संयोग करना, प्रूफ संशोधन यानी मुद्रण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अतः कंपोज की हुई सामग्री में अनेक त्रुटियां रह जाती है तो उनको चिह्नित करके सही कर देने का कार्य संशोधक या प्रूफ रीडर भी करते हैं। तो यह सभी एक प्रकार से टेक्नोलॉजी कार्य से जुड़े हुए हैं। मुद्रण की अनेकानेक प्रक्रिया समय गुजरते विकसित होती रही तथा यह प्रक्रिया आधुनिक काल में कंप्यूटर प्रक्रिया के रूप में विकसित होकर अत्यंत सरल, सहज और रोचक हो गई है। क्या कंप्यूटर से जुड़ने पर यह अत्यंत सरल, सहज और रोचक हो चुकी है। आज हम देखेंगे कि यह जो मुद्रण कला है या तो टाइपिंग जो प्रक्रिया है, मुद्रण प्रक्रिया है, वे कंप्यूटर के साथ जुड़ने पर सभी कार्य अत्यंत सरल, आकर्षक और रोचक हो चुके हैं। आगे हम देखते हैं कि टाइप के कुल 10 अंग माने जाते हैं। टाइप के कुल हमने देखा कि जो संपादक गण है या तो प्रिंट मीडिया से जुड़े जो व्यक्ति हैं उन्हें इन टाइप के अंगों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। उनके जो कुछ 10 अंग हैं वे उनके सिर्फ नाम यहाँ दिए गए हैं। कौन कौन से हैं तो काउंटर, बांडी, सेरिफ, केस बियर्ड, शोल्डर, पिन, निक, ग्रूव और फुट, ये सभी नाम हमें एक मार्क्स के प्रश्न में पूछे जाते हैं जो सभी टाइप के क्या है, अंग हैं। पॉइंट की प्रणाली में 1 इंच में 72 पॉइंट होते हैं। इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक पॉइंट 1 इंच का 72वां भाग होता है। पॉइंट यानी छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं। हम आज कंप्यूटर में देखें तो जो कुछ भी अक्षर लिखते हैं वे उनके एक प्रकार से फॉन्ट होते हैं जिनमें जो पॉइंट होते हैं उनके बारे में यहाँ माहिती दी गई है। इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक पॉइंट 1 इंच का 72वां भाग होता है और 12 पॉइंट का पाई का पॉइंट अर्थात 1,86,044 इंच होता है। 12 पॉइंट का 1 mn तथा पॉइंट का 1 m तथा 6 पॉइंट का 1 mn होता है जो कंप्यूटर के विभिन्न फॉन्ट से जुड़े हुए हैं। आगे हम देखते हैं हिंदी में भी, हिंदी टाइप जो हमारे होते हैं उनमें भी 8 पॉइंट से लेकर 72 पॉइंट के टाइप हमें मिलते हैं, यानी उनके अक्षर के जो साइज होते हैं वे हमें यहाँ से मिलते हैं। आज हम देखते हैं कि कंप्यूटर के आधारित हम कोई भी भाषा में टाइप कर सकते हैं, जिनमें हम देखें हिंदी में भी आसानी से टाइप कर सकते हैं। उनकी कई ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिन्हें डाउनलोड करके हम आसानी से हिंदी में टाइप कर सकते हैं। इससे बड़े टाइप भी बनाए जा सकते हैं। पहले हैंड कंपोजिंग था, यानी हाथों से यह कार्य होता था तथा प्रत्येक वांछित यानी मनपसंद आकार वाले टाइप को चिपटी से उठाकर घेली में रखा जाता था तथा इस तरह से क्रमशः पूरा कार्य
करके पेज बांधा जाता था और उससे प्रूफ लिया जाता था। लेकिन अब यह सब क्या है, बीते बूते की यानी बीते समय की बातें हैं, यानी बीते ज़माने की बातें हैं। अब सब कुछ कंप्यूटर की सहायता से होने लगा है तथा हिंदी में कई तरह के टाइप प्रचलित भी हैं। कई कुछ एक नाम यहाँ दिए गए हैं, श्रीलिपि आदि। तो कई प्रकार के ऐसे टाइप जो आज हम हिंदी में भी देख सकते हैं। कंप्यूटर से टाइप करने, प्रूफ लेने, प्रूफ संशोधन के आधार पर सुधार करने तथा बटन निकालने में प्रिंटर की सहायता से अत्यंत सुविधा रहती है। एक छोटी सी मेज पर बटन तक का कार्य हम संपन्न कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि कंप्यूटर और कंप्यूटर से जुड़े हुए ऐसे कई बड़े प्रिंटर से आज हम मन भावक, हमारे मन को पसंद हो ऐसी कई प्रकार की प्रिंट निकाल सकते हैं, या तो कंप्यूटर के आधारित टाइप आसानी से कर सकते हैं। पहले के समय में हमने देखा कि वर्णों के अलग अलग टीन के टाइप थे जिन पर स्याही लगाई जाती थी, फिर दबाव के द्वारा कागज या तो कापड़ पर छपाई की जाती थी। लेकिन यह सभी कार्य आज कंप्यूटर आधारित हम कर सकते हैं और प्रिंटर के आधारित कोई भी प्रकार की प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि उनका उद्भव, उनका विकास कैसे हुआ और कंप्यूटर के आधारित यह कार्य कितना आसान हो चुका है। आगे हम देखें कि किसी भी उपकरण से कहीं भी प्रिंट करें। आज टेक्नोलॉजी युग है, उनमें हम कंप्यूटर आधारित सभी कार्य आसानी से करते हुए देखते हैं। तो गूगल मेघ मुद्रण एक नई तकनीक है जो आपके प्रिंटर को किसी वेब से कनेक्ट करती है। गूगल मेघ मुद्रण का उपयोग करके आप अपने घर और कार्यालय के प्रिंटर को अपने द्वारा प्रतिदिन उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशंस द्वारा अपने लिए और अपने द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। और गूगल मेघ मुद्रण आपके फ़ोन टैबलेट, क्रोमबुक, पीसी और वेब से कनेक्ट किसी अन्य डिवाइस यानी अनेक उपकरण पर कार्य करते हैं जिनसे आप प्रिंट करना चाहते हैं। आज हम देखते हैं कि कंप्यूटर में गूगल मेघ मुद्रण के द्वारा यह प्रिंटिंग का जो कार्य है, छपाई का जो कार्य है, वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आज के समय में तो हम देखें तो हमारे मोबाइल के कई ऐसे, हमारे मोबाइल में या तो टैबलेट में भी ऐसे कई उपकरण है जिनसे किसी भी प्रकार का यह प्रिंट हम निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आजकल आधुनिक युग जो है हमारा, उनमें मुद्रण तकनीकी कंप्यूटर एवं तकनीकी प्रयोग के साथ इतनी विकसित हो चुकी है कि तुरंत ही आकर्षक, मनोहारी यानी हमारे मन को छू ले एवं यथा आवश्यकता यानी ज़रूरियात के अनुसार मुद्रण किया जा सकता है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता को भी बरकरार रखा जा सकता है। आजकल तरह तरह के विभिन्न आकार के प्रत्येक भाषा के फ़ॉन्ट कंप्यूटर की सहायता से उपलब्ध है जिन्हें यूनिकोड के माध्यम से परिवर्तित भी किया जा सकता है। यूनिकोड यानी हम देखिए वर्तमान युग में कंप्यूटर के आधारित या तो टेक्नोलॉजी के आधारित यह सभी कार्य होते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि मुद्रण तकनीक कंप्यूटर एवं तकनीकी प्रयोग के साथ इतनी विकसित हो चुकी है और जिनकी वजह से त्वरित, आकर्षक, मनोहारी एवं ज़रूरियात के अनुसार मुद्रण कार्य हो सकता है तथा हम देखें कि तरह तरह के विभिन्न आकार के प्रत्येक भाषा के फ़ॉन्ट कंप्यूटर की सहायता से हमें प्राप्त है जिन्हें यूनिकोड के माध्यम से परिवर्तित भी कर सकते हैं। आगे हम देखें तो मीडिया में समाचार पत्रों आदि के मुद्रण का कार्य स्वचालित मशीनों की सहायता से अत्यंत त्वरित गति से किया जाता है। हम देखते हैं कि आज मुद्रित या तो मीडिया जो भी है या तो हमारे सामने जो भी समाचार पत्र, पत्रिकाएं, अखबार, कई पुस्तकें मिलती हैं तो वे उनकी छपाई किस प्रकार होती है, तो स्वचालित मशीनों से, जो मशीन कंप्यूटर से जोड़े जाते हैं और कंप्यूटर के आधारित उन्हें कार्य करने के उद्देश्य दिए जाते हैं और ऐसे स्वचालित मशीनों से कई प्रकार की छपाई हम कर सकते हैं और उनकी कई प्रकार की नकलें भी प्राप्त कर सकते हैं तथा एक स्थान से मुद्रण की कमांड देने के बाद मुद्रण, फोल्डिंग, पैकिंग तथा उनका जो कार्य है मशीन स्वतः यानी अपने आप करती है तथा थप्पी सीधे ट्रकों में मशीनों की सहायता से गंतव्य यानी जहां पहुंचानी है वहां पहुंचाने के लिए लाद दी जाती है। यह सभी कार्य आज हम देखते हैं तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां या तो बड़ी बड़ी कंपनियों में हम देखते हैं कि किस प्रकार कई चीज़ें होती हैं जिन्हें बक्से में
भरकर कंप्यूटर की सहायता से मदद देकर उनके ऊपर छपाई की जाती है, उनकी पैकिंग की जाती है और जहां हमें इस पैकिंग को पहुंचाना है वह आसानी से पहुंचा भी सकते हैं और उनके ऊपर जो सूचनाएं लिखनी होती है वे हम कंप्यूटर के आधारित आसानी से कर सकते हैं। आजकल मुद्रण की संकल्पना मात्र कागज पर छपाई तक सीमित नहीं है। वर्तमान युग में हम देखें तो यह जो मुद्रण की संकल्पना है मात्र किसी कागज पर छपाई से न होकर बल्कि प्रत्येक वस्तु, पैकेट, दवा की शीशी, पोस्टर आदि प्रत्येक क्षेत्र इसकी परिधि में यानी उन क्षेत्रों में समाहित है तथा कंप्यूटर की सहायता से अत्यंत त्वरित गति से उच्च कोटि का मुद्रण कार्य अत्यंत कम खर्च में अपने नज़दीकी के मुद्रालय में कराया जा सकता है। आखिरी पैराग्राफ है उनमें बताया गया है कि मुद्रण कला है जो किसी मात्र कागज से रिलेटेड न होकर किसी भी क्षेत्र में इस मुद्रण कला का विकास होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज इस पूरे टॉपिक में हमने देखा कि जो मुद्रण कला है उनका उद्भव कब और कहाँ हुआ और मनुष्य के जीवन में इस मुद्रण कला ने अपना कितना स्थान बनाया है, या तो वर्तमान समय में हम देखें तो मनुष्य की प्रगति में इस कला ने अपना किस प्रकार स्थान बनाया है या तो किस प्रकार सफलता प्राप्त की है और वर्तमान युग में जो मुद्रण कला प्रारंभिक रूप में हम देखते हैं थे तो एक कला के रूप में था और वर्तमान युग में इस कला ने कितनी प्रगति की है, इस बात में हम देखते हैं कि मुद्रण कला मनुष्य के लिए किस प्रकार उपयोगी है और उनकी प्रगति में वे हमारे लिए कितनी मददरूप है। तो आप सभी ने यहाँ देखा कि मुद्रण कला क्या है या तो आधुनिक मुद्रण तकनीकी क्या है, यानी उनका आरंभ कब हुआ था और आधुनिक युग में हम टेक्नोलॉजी के आधारित इस मुद्रण कला का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। ये सभी बातें आप लोगों ने यहाँ देखी है। अब स्वाध्याय की हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कई 4-5 वाक्य के प्रश्न लिखे हैं और 1-2 वाक्य के प्रश्न लिखे हैं। ये सभी हमें 1-1 मार्क्स के प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक में आए कई ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें हम क्या करेंगे, हमारी नोटबुक में लिखेंगे। नमस्ते।